नमस्कार, जनप्रभात सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिक दिवस पर बेंगलुरु में सैनिकों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत किसी भी देश के साथ संघर्ष नहीं चाहता। हमारा देश शांति और मित्रवत संबंध रखने में विश्वास करता है। इसके बावजूद अगर कोई देश सीमा पर नजर डालेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि 83 तेजस विमानों की देश में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। इससे 50,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। हम भारत के सम्मान पर किसी भी तरह की आंच नहीं आने देंगे। मोदी सरकार ने हमेशा पूर्व सैनिकों का सम्मान किया है। संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होगा। 1 फरवरी को संसद में वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश किया जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने यह जानकारी दी है। लोकसभा सचिवालय के बयान के अनुसार 2 हिस्सों में चलने वाला बजट सत्र 8 अप्रैल तक चलेगा। देश के 600 जिलों में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण शुक्रवार से शुरू होगा। इसके तहत 8 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर 948 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तीसरे चरण में युवाओं को कोविड से संबंधित प्रशिक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। भारतीय नौसेना ने 2 दिवसीय रक्षा अभ्यास के तहत भारत की समुद्री तैयारियों की समीक्षा की। इसमें शांति से लेकर युद्ध काल तक की आपात स्थितियों को परखा गया। इस रक्षा अभ्यास के दायरे में देश का 7516 किलोमीटर का तटीय क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल था। कृषि कानूनों को लेकर बनाई गई कमेटी से भूपिंदर सिंह मान ने अपना नाम वापस ले लिया है। भूपिंदर सिंह ने कहा है कि 4 लोगों की कमेटी में मुझे जगह दी गई। इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं, लेकिन किसानों की आशंकाओं को देखते हुए मैं इस कमेटी से अलग हो रहा हूं। कृषि कानूनों को लेकर किसान और केंद्र सरकार के बीच गतिरोध जारी है। सुप्रीम कोर्ट के कमेटी वाले फैसले पर भी किसान संगठन संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच किसानों ने स्पष्ट किया है कि ट्रैक्टर मार्च केवल हरियाणा दिल्ली सीमा पर होगा, लाल किले पर नहीं होगा। बाकी नेता राकेश टिकैत ने खालिस्तान और पाकिस्तान की मांग करने वालों को प्रदर्शन से चले जाने को कहा है। उन्होंने कहा है कि गांव से खाना और राशन आ रहा है, इसमें फंडिंग की बात कहां से आ गई। टिकैत ने कहा है कि कल सरकार और किसानों के बीच फिर वार्ता होगी। किसान आंदोलन पर टीएमसी सांसद काकोली घोष ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बड़े कारपोरेट के इशारे पर काम कर रही है। कृषि राज्य का विषय है, ये संविधान और संघीय ढांचे पर चोट है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि नए कृषि कानून तुरंत निरस्त हो। पीएम मोदी शुक्रवार को देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान के पहले दिन करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाएंगे। इसके लिए 2934 केंद्र बनाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को सलाह दी है कि वे हड़बड़ी में लोगों को ना बुलाएं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बताया कि कोरोना टीकाकरण की सभी तैयारियां कर ली गई हैं। शुरुआत में 81 केंद्रों पर टीकाकरण किया जाएगा, बाद में जिसे बढ़ाकर 1000 तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सेंटर पर एक दिन में 100 लोगों को ही कोविड वैक्सीन दी जाएगी। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की इस्पात निर्माता कंपनी सेल में 10% हिस्सेदारी बेचने जा रही है। इससे सरकार को 2664 करोड़ की पूंजी जुटने की उम्मीद है। गैर खुदरा निवेशकों के लिए सेल की बिक्री आज से खुल गई है। खुदरा निवेशकों के लिए 15 जनवरी से खोली जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ अहमदाबाद के जमालपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। शाह ने पहले जगन्नाथ मंदिर में भगवान की आरती की। इसके बाद गजराज की पूजा कर उन्हें गन्ना खिलाया। इस दौरान अमित शाह ने पत्नी के साथ गोदान भी किया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र की उड़ान योजना के तहत देश की पहली एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत की। चंडीगढ़ से हिसार के एयर टैक्सी सेवा में 4 लोग पायलट समेत सवार हो सकेंगे। यह सफर 45 मिनट का होगा। एयर टैक्सी के लिए 1755 रुपए खर्च करने होंगे। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने चेन्नई में पोंगल समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने इस मौके पर गौ पूजा की। भागवत एक स्वयंसेवक के घर गए और परिवार की एक लड़की को तमिल भाषा में लिखित प्राचीन काव्य थिरुकुरलम की पंक्तियों का अर्थ भी बताया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए राम मंदिर ट्रस्ट देशव्यापी दान अभियान शुरू करने जा रहा है। ये अभियान 15 जनवरी से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। चंदे के लिए लगभग 55 करोड़ लोगों से संपर्क किया जाएगा। इसके लिए 4 लाख वॉलंटियर्स 5 लाख गाँव में संपर्क करेंगे। यूपी के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अरविंद शर्मा ने भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि बीआरएस से पहले अरविंद शर्मा ने 20 वर्षों तक पीएम मोदी के साथ गुजरात और पीएमओ में काम किया है। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद अरविंद शर्मा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं मऊ के एक पिछड़े गांव का रहने वाला हूं। पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी उसका निर्वहन करूंगा। बता दें कि अरविंद शर्मा को योगी कैबिनेट में जल्द ही जगह दी जा सकती है। राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम अब 31 जनवरी से शुरू होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। इसके तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की शुरुआत 27 जनवरी से होने वाली थी। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम येदियुरप्पा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। येदियुरप्पा ने कहा है कि कुछ विधायक आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। उन्होंने नाराज विधायकों से कहा है कि वो हाईकमान से बात करें। प्रतिक्रियाएं देने से कुछ नहीं होगा।
WHO के मानचित्रों में भारत की सीमाओं को बार बार गलत ढंग से दिखाया जा रहा है। इस पर भारत ने कड़ा ऐतराज जताते हुए तीसरी बार WHO को चेतावनी दी है। भारत ने WHO के चीफ टेड्रोस एडहानॉम को पत्र लिखकर गलती सुधारने को कहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी के दूसरे कार्यकाल को लेकर चेतावनी दी है। WHO के कार्यकारी निदेशक माइकल रेयान ने कहा है कि कोरोना महामारी का दूसरा साल प्रसार के मामले में पहले की तुलना में ज्यादा कठिन हो सकता है। WHO की टीम कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच करने चीन पहुंच गई है। टीम को 2 हफ्ते के लिए क्वारंटीन कर दिया गया है। टीम में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जापान, ब्रिटेन, रूस, नीदरलैंड, कतर और वियतनाम के विशेषज्ञ शामिल हैं। गणतंत्र दिवस परेड के लिए NSG कमांडो रोजाना कम से कम 5 घंटे अभ्यास में पसीना बहा रहे हैं। NSG ने कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार गणतंत्र दिवस परेड में बदलाव करने का निर्णय लिया है। इस बार कमांडो एक दूसरे से 1.5 मीटर से अधिक की दूरी के साथ मार्च करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मदुरई के अबनीपुरम में जल्लीकट्टू का आनंद उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि तमिल कल्चर का इतिहास देखना काफी प्यारा अनुभव था। राहुल ने कहा कि मोदी सरकार किसानों को नजरअंदाज नहीं कर रही है, बल्कि उन्हें बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सत्तारूढ़ भाजपा और जजपा के कुछ विधायकों के कांग्रेस में संपर्क में होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अगर हालात बने तो जरूरत महसूस हुई तो कांग्रेस सरकार बनाने के लिए संविधान के अनुसार कदम उठाएगी। कुमारी सैलजा के बयान पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि या तो कुमारी सैलजा को पता है या हमें पता है कि कितने लोग किसके संपर्क में हैं। सीएम खट्टर ने सैलजा से कहा है कि जरा सावधान रहें, मेरा इतना ही कहना है। दिल्ली के गाजीपुर की मुर्गा मंडी से लिए गए सभी 100 नमूनों में बर्ड फ्लू टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आई है। वेटेनरी विभाग के निदेशक ने बताया कि गाजीपुर मंडी में बर्ड फ्लू की पुष्टि अभी नहीं की जा सकती है। उन्होंने बताया कि सभी पार्कों में अधिक से अधिक सैंपलिंग की जा रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की मुर्गा मंडी खोलने के निर्देश दिए हैं। सरकार की तरफ से ये फैसला बर्ड फ्लू के लिए भेजे गए सैंपल नेगेटिव पाए जाने के बाद लिया गया है। साथ ही केजरीवाल ने चिकन के आयात पर लगाई गई रोक के आदेश को भी वापस ले लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने लड़कियों की शादी की उम्र के बयान पर भाजपा सांसद ज्योतिराज सिंधिया ने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 100 साल पुरानी पार्टी की सोच 100 साल पुरानी है। बार बार महिलाओं के प्रति कांग्रेस नेताओं की ओछी सोच सामने आई है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी द्वारा हाल ही में मां सीता और भगवान राम को लेकर दिए गए बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई है। बिहार के सीतामढ़ी में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के मां सीता पर विवादित बयान पर बीजेपी ने हमला बोला है। वहीं प्रयागराज से लेकर अयोध्या के संतों ने भी सांसद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महंत परमहंस ने कल्याण बनर्जी का सिर काटने वाले को 5 करोड़ का इनाम देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता धनंजय मुंडे पर लगे दुराचार के आरोपों पर पार्टी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया है। शरद पवार ने कहा कि धनंजय मुंडे पर लगे आरोप बहुत ही गंभीर हैं। इस पर विचार कर जल्द ही बड़ा एक्शन लिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने अपने ही नेताओं के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दिया। केजरीवाल सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि राघव चड्ढा और आतिशी को गृह मंत्री और उपराज्यपाल के आवासों के बाहर प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती। राज्य में सभाओं पर 31 तक रोक लगी है। सीएम योगी ने मकर संक्रांति पर सूचना विभाग की डिजिटल डायरी और ऐप का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि इसके जरिए राज्य के जनप्रतिनिधियों, विभागों और अधिकारियों तक जन जन की पहुंच आसान होगी। अब सबके मोबाइल में सूचना विभाग की डायरी उपलब्ध रहेगी। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के दामाद समीन खान के खिलाफ एनसीबी की कार्रवाई जारी है। बृहस्पतिवार को भी एनसीबी ने उनके आवास पर छापेमारी की। बता दें कि खान को नशीले पदार्थों संबंधी एक मामले में बुधवार को गिरफ्तार किया गया था। एलएसी पर जारी संघर्ष के बीच अमेरिकी प्रशासन ने गोपनीय दस्तावेज से बड़ा खुलासा किया है, जिसमें अमेरिका ने चीन के खिलाफ भारत को मजबूत बनाने के लिए असंभव मदद करने को कहा है। इस खुलासे के बाद चीन बुरी तरह से तिलमिला गया है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली आज भारत के दौरे पर आ रहे हैं। वे नेपाल भारत संयुक्त आयोग की 6ठी बैठक में भाग लेंगे। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ सीमा पर कोविड-19 सहयोग समेत अन्य द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में उभरा है। लंदन में जारी एक ताजा शोध में यह जानकारी सामने आई है। इस सूची में बेंगलुरु के बाद लंदन, म्यूनिख, बर्लिन और पेरिस का नंबर आता है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई सूची में 6ठे स्थान पर है। ठंड के कारण डल झील पूरी तरह से जम चुकी है। अब लोगों को झील पर चलने से रोकने के लिए एसडीआरएफ के कर्मी तैनात किए गए हैं। ऐसा पाया गया है कि कई लोग जमे हुए पानी पर चल रहे हैं। ऐसे में बर्फ की महीन परत पर चलना जोखिम भरा हो सकता है। गाजियाबाद के कौशाम्बी में सीबीआई ने पूर्व सीबीआई के अधिकारी के घर पर छापेमारी की है। सूत्रों ने बताया कि सीबीआई के पूर्व डिप्टी एसपी के फ्लैट पर भ्रष्टाचार के मामले में छापेमारी की गई। फिलहाल अधिकारियों की टीम ने कुछ भी बताने से इनकार किया है। बदायूं में सपा नेता के गोदाम से 550 बोरी सरकारी राशन का चावल बरामद किया गया है। पुलिस ने मामले में फहीमुद्दीन समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजस्व विभाग और पूर्ति विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की है। वहीं कोटेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है।
मुंबई में फर्जी कॉल सेंटर का बहाना फोन किया गया है। ये गिरोह फर्जी कॉल के जरिए ऋण बकाये के भुगतान के नाम पर लोगों से ठगी करता था। पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 6 महिलाएं और 5 पुरुष शामिल हैं। केंद्र सरकार व्हाट्सएप द्वारा हाल में घोषित निजता नीति में बदलाव की समीक्षा कर रही है। व्हाट्सएप के बदलाव को लेकर बहस छिड़ी हुई है। इसके तहत व्हाट्सएप के प्रयोगकर्ताओं के डाटा को फेसबुक के अन्य उत्पादों और सेवाओं से जोड़ा गया है। बिहार सरकार ने स्कूल खोलने की नीति के तहत बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत 18 जनवरी से पहले से 8वीं तक के स्कूल नहीं खोले जाएंगे। बता दें कि सीनियर कक्षाओं में 50% बच्चों को बुलाए जाने की अनिवार्यता के बाद की उपस्थिति कम है। प्याज और आलू की कीमतें घटने से दिसंबर में मुद्रास्फीति घटकर 1.22% आ गई है। सरकारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। नवंबर में थोक मूल्य सूचकांक 1.5% थी। थोक आधार पर दिसंबर में सब्जियों के दाम 13% घट गए हैं। गूगल ने सुरक्षा नीति का उल्लंघन कर रही कई ऋण ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। गूगल ने भारत में सैकड़ों की ऐप की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है। हालांकि गूगल ने ये नहीं बताया है कि उसने किन किन ऐप को हटाया है। बाराबंकी में एक व्यापारी की दुकान से लाखों रुपए का मेंथा ऑयल लेकर चोर फरार हो गए। अब तक कोठी कस्बे में दर्जनों चोरियां हो चुकी हैं, जिनका खुलासा आज तक नहीं हुआ है। लोगों में बढ़ती चोरियों को लेकर पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का निर्णायक मुकाबला कल से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। चोट से जूझ रही टीम इंडिया के पास आखिरी टेस्ट मैच की प्लेइंग 11 चुनने की चुनौती है। क्वारंटीन नियमों की वजह से भारत से किसी खिलाड़ी को नहीं बुला सकता है। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेटर सोफी डेवाइन ने टी20 में 36 बॉल पर शतक जड़कर इतिहास रच दिया है। सोफी टी20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इससे पहले वेस्टइंडीज की डायंड्रा डॉटिन ने 2010 में 38 बॉल पर सेंचुरी लगाई थी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।